शिशिर उपाध्याय, हमारी कोशिश देश की ऐसी शख्सियतों को सामने लाना है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। आज राजनीति, बहुत लोग गलत तरीके से राजनीति में नाम लेते हैं और कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ गलत लोग आ रहे हैं, अपराधी लोग आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग आ रहे हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे सामने है वो राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। ऑनेस्टी की राजनीति, जनसेवा की राजनीति, राष्ट्रहित की राजनीति और सबसे बड़ी बात समर्पण की राजनीति की है। ऐसे राजनेता जिनका भोपाल से जुड़ाव है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था, उसके बाद अध्ययन भोपाल में किया, क्रिकेट भी खेले हैं और राजनीति में आप, सबसे बड़ी बात ये, छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा राजघराना है उसके 118वें राजा हैं। हमारे साथ हैं श्री टी.एस. सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शिशिर जी नमस्कार। हम हमारे दर्शकों को ये आपकी तरफ से जानना चाहेंगे कि आपका नाम जब भी लिया जाता है राजनीति में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और राजनीति सेवा का जो मिशन है, चूंकि अब इतर हो गया है, बहुत सारे लोग सेवा के नाम पे नहीं मेवा के लिए आते हैं। आप चूंकि स्वयं राजघराने से है और देश के अच्छे जो राजनेताओं में आपका नाम लिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो अपवाद हैं इसको आप जिंदा रखने में कितना आपको संघर्ष करना पड़ता होगा? और मुझे आप अपनी राजनीतिक यात्रा, क्योंकि पहली बार आप नगर पालिका का चुनाव लड़े थे और वहां से आप आगे बढ़े हैं। जी शिशिर जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है अगर लोगों की मन में कहीं भी मेरे लिए कोई सद्विचार हैं। अपने माता पिता से एक बालक के रूप में जो भी संस्कार मिलते हैं, जो भी उन्होंने सिखाया, बताया, जिस प्रकार की लालन पालन दी, जिस प्रकार के विचार, उनके विचारों से सीख के अपने आप को ढालने का प्रयास किया। आदमी बड़ा होता है, घर के बाहर के भी विचारों से संपर्क में आता है और बड़ा होता है, पढ़ना भी चालू करता है, चिंतकों के विचारों के भी संपर्क में आता है। ये ऐसे ही व्यक्ति कुछ तो प्राकृतिक रूप से ढल जाता है, जेनेटिक अपना उसका जो कॉम्पोजिशन है माता पिता से जो मिला, उस सांचे में आदमी ढल के बंधा रहता है। कुछ संभावनाएं रहती हैं मानव की, कि ऐसा नहीं कि जिस ढांचे में बन गए बस वही अंत है, वही शुरुआत है। कुछ संभावनाएं मानव की एक विशेष रहती हैं कि कुछ प्रयास करके वो अपने आप को ढालने की भी कोशिश कर सकता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे माता पिता मिले जिनसे घर में हमेशा नैतिक विचारों का वातावरण मुझे मिला और नैतिकता घर में आमचर्या, दिनचर्या, चर्चा का विषय बना रहता था। और वो शुरुआत मेरे लिए हुई, बड़ा हुआ, राजनीति से पूरी तरह से परहेज था। मैं कभी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता था। जिस नगर पालिका की चुनाव की बात आपने की, 1983 संयोग से वो ऐसा चुनाव हुआ जबकि पिताजी ने भी लिखित रूप से मुझे बहुत कम जीवन में 2 ही बार उन्होंने कुछ करने को कहा और दुर्भाग्य से दोनों चीज़ें मैं नहीं कर पाया। एक उन्होंने लॉयर बनने की, वकील बनने की सलाह दी थी। मैं एनरोल हुआ जरूर, पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन था उसमें एकाग्र नहीं बन सका। मैं कंप्लीट नहीं किया मैंने लॉ का कोर्स। और दूसरा, राजनीति में आने से उन्होंने उस समय सलाह दी थी कि शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं उस चुनाव में भागीदार बन गया और ये सही है कि राजनीतिक दलों की राजनीतिक सफ़र में मैं उस समय शामिल हो गया था उस चुनाव में। छत्तीसगढ़ में आपको जिस तरीके से देश भर में सम्मान मिलता है, छत्तीसगढ़ में आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने काम किया। रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार को धराशायी करने में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने में आप आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का काम चल रहा है, आप कितना, चूंकि आप जैसे ही आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बने उसके बाद 2 साल आपको अभी बहुत संघर्ष वाले मिले हैं। वो कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा सारा लोड पूरा स्वास्थ्य विभाग पर ही था। तो आपको लगता है कि कहाँ ऐसी परिस्थितियों में आप कितने सफल रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग जब सरकार बनी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले भी 18-19 साल का राजनीतिक सफ़र छत्तीसगढ़ बढ़ने के बाद हम लोगों ने साथ साथ काम करके तय किया था वो सफ़र। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनने पूछा कि कौन कौन से विभाग आप लेना चाहोगे। मेरी रुचि वित्त में भी है, मैंने वित्त भी कहा तो उनने कहा नहीं महाराज, वो
मैं सोच रहा था कि मैं उसको रखूं, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपको ही देनी है जिम्मेदारी। तो स्वास्थ्य विभाग मैंने मांगा था, चुन के मैंने मांगा था। तो मेरी रुचि जैसे वित्त में भी है, आंकड़ों में है, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में भी मेरी गहन रुचि थी। मैं कुछ उसमें जिम्मेदारी संभालना चाहता था, तो उन्होंने ये मौका दिया और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। राज्यों के स्वास्थ्य के प्रबंधन को समाज में अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि एक हेय दृष्टि से भी देखा जाता था कि अरे ये तो सरकारी अस्पताल है, यानी मजबूरी है तब जाओ, वरना इलाज अगर कराना है तो किसी निजी अस्पताल में जाओ। तो एक ये बड़ी चुनौती थी, उस वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना कि सरकारी अस्पतालों में भी जो इलाज होता है गुणवत्तापूर्ण होता है। चमक धमक थोड़ी कम दिखती है, लेकिन इलाज वही डॉक्टर करते हैं जो उन्हीं MBBS के कॉलेजों से पास होते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर पास होके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और व्यवस्था में परिवर्तन लाना, स्टाफ की कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश करना, अधोसंरचना है उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना, जो चमक धमक की बात है, साफ सफाई, बेहतर निर्माण, दिखने में भी अस्पताल बेहतर लगे, दीवारें हैं अस्पतालों में अंधेरापन ना दिखे, साफ सफाई की कमी मत दिखे, फर्श हैं तो थोड़े अच्छे स्वरूप के दिखें, दीवारों में भी टाइलिंग वगैरह दिखे, यानी साफ सफाई का वातावरण दिखे, दवाइयाँ उपलब्ध हों। तो ये बड़ी चुनौतियाँ थी। साथ में अधिकारियों की भी जो टीम मिली, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, अपने टीम का हिस्सा बनने दिया, और हम लोगों ने जो सफ़र तय किया वो मेरे लिए एक संतोष का कारण बना हुआ है। हमने प्रारंभ किया था तो मेडिकल ऑफिसर्स की भी काफ़ी कमी थी। आज 2122 अगर सैंक्शन पोस्ट हैं MBBS के, तो 100 की कमी रह गई है। बाकी हम लोग तैनात करने में सफल हो गए हैं, कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट की बहुत बड़ी कमी बनी हुई थी, 90% मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं थे, और उसका कारण दो था कि एक तो MBBS के समकक्ष स्पेशलिस्ट को भी सरकारी अमले में दाखिला लेना पड़ता था MBBS करने के बाद, और 5 साल बाद उनका प्रमोशन होता था। तो कई जो स्पेशलिस्ट है वो नहीं चाहते स्वाभाविक कि हम MBBS के समकक्ष रहें और प्रमोशन हमको मिलेगा 5 साल बाद। तो 90% पोस्ट स्पेशलिस्ट की खाली थी। अभी ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन अब 77% पोस्ट खाली हैं, 13% बढ़ाने में हम लोग सफल हो पाए हैं। और एक नीतिगत निर्णय सरकार की तरफ से कि जो पद भरे जाने हैं स्पेशलिस्ट के, वो केवल प्रमोशन से नहीं, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन। तो प्रमोशन से भी लोग आएंगे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी हम ले सकेंगे, क्योंकि 5 साल कौन MBBS के समकक्ष काम करना चाहेगा स्पेशलिस्ट, और फिर उनको आप प्रमोशन दीजिए। तो ये ऐसे परिवर्तन करके हम लोगों ने प्रयास किया। दवाइयों की कमी की बात आती थी कि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो कम गुणवत्ता की होती हैं, दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ जो बाज़ार में मिलेंगी, प्राइवेट में मिलेंगी, वो ज़्यादा असरदार होती हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी, एक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो जो प्रक्रियाएं थीं इस बाबत कि आखिर खरीदी कैसे करनी, तो जो मांग आती थी, मांग के आधार पे क्रय किया जाता था। तो उसमें भी मैंने प्रयास किया कि तब्दीली लाई जाए कि एक ये है कि मांग प्रस्तुत करना, मान लीजिए किसी ने मांग प्रस्तुत नहीं की और आप लोकल लेवल पे खरीदी करे जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर केंद्रीय कोई संस्थान बनी है और सभी राज्यों में बनी है, CGMSE के नाम, मेडिकल कॉरपोरेशन के नाम पे, उससे अगर खरीदी होनी है तो एक जगह से खरीदी हो, वहाँ से नहीं मिल पा रही है तो कुछ आप भले खरीद लीजिए, लेकिन एक पारदर्शी जवाबदेहिता रहे, जवाबदारी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिन दवाइयों को हम लोगों ने अब उपलब्ध कराया, तो निःशुल्क ये दवाइयाँ आखिरी स्तर तक मितानिनों के हाथ से भी, सब हेल्थ सेंटर में भी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में भी निःशुल्क जितनी दवाइयाँ गुणवत्तापूर्ण, वही कंपनियां हैं, वही जेनरिक दवाइयां भी बनाती हैं। तो संतोष होता है कि आज जाके अगर दौरा करते हैं तो कई जगह दिखती हैं कि दवाइयां उपलब्ध हैं, और डॉक्टर्स भी आश्चर्य करते हैं कि ये तो ऐसा पहले नहीं था, अब कम से कम दवाइयां लोगों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। अब उसको प्रबंधन को और बेहतर करना,
कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा तो हम खरीदी नहीं कर रहे। तो जब आप सप्लाई करोगे तभी आइडिया लगता है कि आवश्यकता वास्तव में कितने की है। तो अगले साल उसके अनुपात में कम या ज़्यादा खरीदी करिए। करीब एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हो जाती थी, गोडाउन में रखी रह गई, फील्ड में नहीं गई, तो हमने पुश किया कि वो मांग भी नहीं रहे हैं तो आप भेजो उनको। तो ये पुश मैकेनिज्म से दवाइयाँ गई। तो एक्सपायरी की भी जो 12 करोड़ से ज़्यादा की दवाइयाँ खराब होती थी, ये 2 से 3 करोड़ तक हम लोग ले आए। एक्सपायरी तो अभी भी होती है लेकिन और कम करने में सफलता मिली है। तो खरीदी की प्रक्रिया, सप्लाई की प्रक्रिया, वेयर हाउसेस का प्रबंधन, उसमें दवाइयाँ रहती थी, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। गर्मी में कहते हैं कि केमिकल कंटेंट भी उनका परिवर्तित हो सकता है, वहाँ तो 45 डिग्री 50 डिग्री तक भी कहीं कहीं टेम्परेचर जाता है। तो वेयर हाउसेज में कूलिंग प्लांट लगाना, वातानुकूलित परिस्थिति का निर्माण वहाँ करना। तो कई पैमानों पे हम लोगों ने प्रयास किया कि मानव संसाधन भी बढ़ाना, अधोसंरचना भी बढ़ाना, दवाइयों की सप्लाई है, उपकरणों की सप्लाई है, ये जितनी पारदर्शी और उपयोगिता के अनुरूप की जा सके उसको करना। अन्य व्यवस्थाओं में विशेष सेवाओं के लिए इस दरमियान मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चला कि काफ़ी देश का औसत अगर 1% से भी कम मलेरिया की उपस्थिति का था, तो बस्तर में 40% से ज़्यादा मलेरिया की उपस्थिति पाई जा रही थी। तो एक विशेष अभियान मलेरिया मुक्त बस्तर का हम लोगों ने चलाया और चौथा फेज़ उसका चल रहा है। तीसरे फेज़ के बाद शेष छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने उसको लागू किया कि छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो उस दिशा में जो काम हो रहा है, अभी आखिरी रिपोर्ट जो आई थी तो बता रहे थे कि काफ़ी मलेरिया के प्रकरणों का प्रतिशत गिरा है, बहुत गिरा है, 3% के आसपास की रिपोर्ट आई। तो ये संतोष देता है। डायलिसिस के लिए बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, जो डायलिसिस करना है निजी क्षेत्र में जाना, बहुत पैसे लगते थे। तो 8 जिलों में हमने निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था कर दी है, शेष 20 जिलों में भी करेंगे, वो चल रहा है, पूरी हो जाएगी। कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी इत्यादि के लिए, उसको लिए भी कीमोथेरेपी कराना है तो रायपुर जाइए, बड़े शहर जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, तो उसकी व्यवस्था जिले स्तर पे करना। फाइलेरिया का हो गया, कृमि मुक्त समाज की संरचना का हो गया, सिकल सेल की बीमारी, बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं। कुछ हमारी विफलताएं भी हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। टीबी का हो गया और लेप्रेसी का हो गया। इसमें देश की आंकड़ों की तुलना में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो इसमें भी सुधार लाना। तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं। तो एक विश्वसनीय तंत्र इसको बनाना, एक रिस्पॉन्सिव तंत्र बनाना, ऐसी छोटी चीज़ की ओपीडी दोनों पाली में करना। पहले एक पाली में ओपीडी होती थी तो मरीज जो दूर से आ रहे हैं वो वंचित हो जाते थे, तो मजबूरी उनको प्राइवेट में जाना। तो छोटे बड़े ऐसे प्रयास अधोसंरचना के साथ, मानव संसाधन के साथ, दवाइयों और उपकरणों की सप्लाई को बेहतर बनाने के प्रयास के साथ, विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी आज काफ़ी संख्या में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज आते हैं और उनको प्रयास किया जा रहा है। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, उसमें भी अभी अड़चने हैं सप्लाई की, कैसे बॉटलनेक्स को दूर करके सुचारू रूप से निःशुल्क इलाज लोगों को मिल सके। तो 600 700 आइटम्स का क्रय करना, उसके टेंडर की प्रक्रिया नहीं होती थी, तो टेंडर की प्रक्रिया नहीं है तो पेमेंट देने में मुश्किल जाता था, पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उपचार नहीं होता था। तो छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी बातें उसमें हम लोग प्रयास कर। एक मानी, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बहुत खराब था, आपने स्वास्थ्य को सुधारने की, उस जनता को जो मूल ज़रूरत है कि अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिले, इस दिशा में काम किया। एक और चर्चा होती है कि आपके आने के बाद करप्शन रुक गया था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन की भेंट चढ़ जाता था, आम आदमी को नहीं मिल पाता था। इसमें आपने क्या फॉर्मेट अपनाया था, चूँकि 15 साल में स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे? मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि पहले तंत्र ज़्यादा भ्रष्ट था, ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, मेरे काम करने का जो तरीका है वो ज़रूर ज़्यादा पारदर्शी है और उसमें ये बातें नहीं हैं। तो जो साथ के लोग, जो टीम है, अधिकारी हैं, वो भी देखते हैं कि भाई हमारा मंत्री किस तरह से काम करता है, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है कि उसमें कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हो,
स्वास्थ्य विभाग, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पहले से अगर लोगों को लगता है कि इसमें परिवर्तन आया है तो ये एक संतोष का विषय है। जी, राजनीति में आजकल आपने जब राजनीति शुरू करी थी तब नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व था, और आपके पिताजी ने जब ये कहा था उस समय भी वो ये जानते थे कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाते हैं। आप राजनीति में आए और राजनीति में एक अलग आपने स्थान बनाया है। आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति में आप कितना अंतर पाते हैं, चूँकि हमारे दर्शक ये समझें कि आप आज जिस तरीके से निष्कलंक, निर्विवाद और बेदाग होकर आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें और जो दूसरे लोग हैं जिस तरीके की राजनीति कर, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जो होता था और आज जो हो रहा है उसमें आपने कितना इतर पाया अपने आप को? अंतर तो होता है, ये बात सही है, और इसीलिए मैं स्वयं भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि ऐसा लगता था उस समय भी कि राजनीति में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे विचारों के अनुरूप नहीं है, तो मैं उस तरह से ढल भी नहीं पाऊंगा, मेरे को बड़ी दिक्कत जा सकती है। और इसीलिए शायद दूरदर्शिता अनुभव के आधार पे डैडी ने बोला था कि तुम इसमें मत आओ, यानी अनफिट रहोगे। पर ये परिस्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने, जब मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करना पड़ा या ऐसे मौके आए, उन्होंने मुझे स्वीकार किया। जो भी जिस तरह से भी समाज चलता है, चल रहा है, उनने देखा, तो पिछले दशकों में उनने भी मेरा टेस्ट किया होगा, मेरे को उनने देखा होगा कि ये ठीक है, इस परिवार का है, इसके ये माता पिता हैं, इसका ये बैकग्राउंड है, पर खुद कैसा है, खुद कहेगा कुछ, करेगा कुछ, या इसके काम करने के तरीके कैसे होंगे, व्यवहार कैसा करेगा, बड़े घर का है तो मिलेगा भी कि नहीं, हमारे साथ संपर्क कैसे होगा, संबंध कैसे होगा, हमारी सुनेगा भी कि नहीं, कि हमको भी कुछ भेंट चढ़ानी पड़ेगी तब फिर बात आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि समाज के लोग इस सब चीज़ का परीक्षण करते हैं, समय समय पर देखते हैं, और अगर उनने मुझे अपनाया तो राजनीति में उपस्थिति होती है, वरना राजनीति में वो नहीं रह पाता जिसको लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उस लायक लोगों ने पाया, मुझे मौका दिया, वरना मैंने जैसे बताया, मैं तो स्वयं राजनीति से, आज भी उस राजनीति से परहेज करने वालों में से हूँ, लेकिन काम कर रहा हूँ जितना बन रहा है। मानी जो चुनाव हमने देखा है 2018 के चुनाव के पहले आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप जब से आपने जिम्मेदारी संभाली थी, आपने बहुत कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। परिस्थिति हम लोग खुद चूँकि पत्रकार होने के नाते हम लोग लगातार दिखाते थे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री सिंहदेव साहब होंगे, लेकिन परिस्थिति जन्य हालात, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को ऐसा लगता था, आपकी एक बचपन की बात मैं पहले भी जब मैंने छत्तीसगढ़ में एक स्टोरी करी थी और मुझे आपके बारे में बताया गया था, आपको दशहरा देखने जाने में हाथी पे बैठ के जाने का बड़ा शौक था, आप हाथी पे बैठ के दशहरा देखने जाते थे, और जनता ने आपकी मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ में ये सरकार दी है। तो क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में हम सिंहदेव साहब को देख पाएंगे? आपने भूपेश बघेल जी का भी जिक्र किया, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने की बात, उस समय साथ में वो विधायक भी थे, तो भूपेश भाई के साथ छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही हम लोग एक टीम के रूप में साथ में काम किया करते थे। और 2000 नवंबर छत्तीसगढ़ के गठन के बाद सरकार बनाना और फिर राजनीति में साथ रहना, ये हम लोगों ने करीब 18 साल 19 साल तक साथ में काम किया। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जब जवाबदारी मिली तो कई लोग ये भी कहते थे कि ये तो बहुत नरम है, ये कैसे राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे कुछ कर पाएंगे। पहला चुनाव जो मैंने जीता था 2008 में, मैं बहुत कम मार्जिन से जीत पाया था, तो मेरे निकट के साथी, सीनियर साथी, उन्होंने कहा कि क्या बाबा आप कुछ नहीं आता राजनीति में, आप जाओ जशपुर सीख के आओ, तो वहाँ किस तरह से दिलीप सिंह जूदेव और उन लोग कैसी राजनीति करते हैं, कैसा दबदबा उन्हें बना रखा है, और देखिए सारी सीटें भाजपा को मिलती हैं, आप जाओ वहाँ से सीख के आओ, आप राजनीति वंती आप नहीं जानते। लेकिन अंततः मुझे तो हमेशा ये लगता है कि जैसे आप हो उसके करीब रहो, उसके करीब दिखो, जो आप दर्शा भी रहे हैं लोगों को, कोई ऐसा अस्वाभाविक चित्रण नहीं होना चाहिए कि आप वास्तव में हैं कुछ और प्रोजेक्शन आपका कुछ और है।
तो यही विश्वास लेके जीवन में मैंने हमेशा, चाहे पर्सनल संबंध हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीति हो, चाहे खेलकूद हो, मैं जैसा हूँ मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि अपने आप को प्रस्तुत करूं, अपनी सीमाओं को जानूं, अपनी सीमाओं को जान के उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं, चाहे जिस क्षेत्र में भी मैं काम करूं। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जब बात आई थी तो मेरी सोच यही थी, लोग कहते भी थे, मीडिया भी पूछती थी, मैं कहा कि देखिए, गाली गलौज करके या हल्ला गुल्ला करके राजनीति करने वाला मैं नहीं हूं। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में भी अगर आप तथ्यात्मक आधार पे बातों को रखते हैं तो कटाक्ष करने की पर्याप्त व्यवस्थाएं और अवसर रहते हैं, तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, ये जो कहता है, इसकी बात में कोई कथनी और करनी में अंतर नहीं है, उसमें तथ्य हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें भी लोगों का साथ मिला, विश्वास मिला। क्या, चूंकि परिस्थिति ऐसी बन रही है, हमको इसको जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, क्या जो हालात हैं उसमें आने वाले समय में, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकते, जनता का भाव है, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, देश, क्योंकि आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो कथनी और करनी में अंतर ना होने के कारण लोग आपको पसंद करते हैं। जी, सभी के साथ ऐसा रहता है कि उनके सब समीप का जो ग्रुप रहता है, उनके संबंधी जो रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, मित्र रहते हैं, शुभचिंतक रहते हैं, वो अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखने में अच्छा महसूस करते हैं। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा होगा कि मेरे से जो सद्भाव रखते हैं उन लोग चाहते होंगे कि आगे मौका मिले काम करने का। मैं अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति मानता हूं अपने पार्टी का, और जो हाईकमांड का निर्णय होगा उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। हमारे दर्शकों को, देश भर के करोड़ों दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? खासकर एक खुले विचार को रखना चाहिए। हमको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, हमको सब कुछ मालूम है। जानने, समझने, सीखने के लिए जीवन में हमेशा अवसर रहते हैं, मौके रहते हैं। और राजनीतिक जीवन में और जीवन में मूल्यों को छोड़ के, सिद्धांतों को छोड़ के अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन का स्तर स्वाभाविक है कि कमतर होगा। तो बेहतर काम करने के लिए भी मूल्यों को लेके चलने में ऐसी कोई बात नहीं है कि मूल्यों की राजनीति आप करेंगे तो राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर आप सही बातों को रखते हैं और लगातार अपनी बातों पे कायम रहते हैं तो उसका कहीं ज़्यादा असर होता है बनस्पत इसके कि जोर जार से बोल बाल के आप माहौल बना के चले जाओ। आप एक आध बार गुमराह कर सकते हो लोगों को, बार बार नहीं कर सकते। तो कहीं बेहतर है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, अपने विचारों के अनुरूप काम करिए, लोगों के साथ संवेदना रखिए, उनके साथ मेलजोल रखिए, उनके साथ संपर्क रखिए। और जितना संभव हो, हर काम नहीं हो सकता और ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो लोगों तक ये संदेश जाता है कि हाँ, इसने कोशिश तो की। और राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में ये संबंध मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चूंकि परिस्थिति ऐसी है, इसके कारण हालातों के कारण हम इसको बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन क्या इन हालातों में भी, इन परिस्थितियों में भी आज की राजनीति में जो एक ऐसा मैसेज बना हुआ है कि राजनीति में खराब लोग हैं, लेकिन उसके इतर बाबा साहब जैसे लोग राजनीति में एक प्रेरणा बनते हैं, एक ऐसा लोगों के आदर्श बनते हैं। क्योंकि भोपाल से आपका लगाव है, भोपाल से रहे हैं और राजनीति में आदर्श स्थापित करने में आपका नाम लिया जाता है। तो क्या इस तरीके की जो राजनीति आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं, मुझे लगता है कि युवाओं में भी, चूंकि परिवार के सदस्य भी हैं, ये देखते हैं, कार्यकर्ता भी देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ को इसका कितना लाभ मिला है? क्योंकि मैं जितनी बार गया हूं वहां बाबा साहब के अलावा दूसरा नाम नहीं लिया जाता था। आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, विनम्र थे, सहज थे, सरल थे, लोगों को ईजी उपलब्ध हो जाते थे। राजनीति में अहंकार बहुत आ गया है और लोग मिलते जुलते नहीं हैं। तो ये हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से, राजनीति में भी सबसे कामयाब चीज स्वीकारोक्ति होती है। चुनाव लड़ना होता है, लोगों के मत आपको लेने होते हैं, मत यानी उनका विश्वास आपको लेना होता है, और विश्वास उन्हीं को मतदाता देते हैं जिन पे उनको विश्वास होता है। तो अगर आप अपनी स्वीकारोक्ति को कायम कर सकते हो तो राजनीति में आप अवश्य सफल होंगे। इतने दिनों का मेरा जो राजनीति का अनुभव है वो यही है कि आप
स्वीकार्य हो कि नहीं। अगर आप स्वीकार्यता आपकी परिवार तक सीमित है, स्वीकार्यता आपके मित्रों तक सीमित है, स्वीकार्यता आपके एक समूह तक सीमित है, स्वीकार्यता मान लीजिए केवल आपके राजनीतिक दल तक सीमित है, तो आप व्यापक जनमानस जो मतदाता है वहां पर आपको सफलता कम मिलेगी। अगर आम जनों में जो जिसको हम मतदाता कहते हैं उनमें आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ नहीं ये आदमी ठीक है, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, ये हमारे लिए कुछ हमने देखा है कि ये करने की कोशिश करता है, तो आपको लोग जरूर मौका देते हैं और जरूर मौका देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में सफलता केवल तब मिलेगी जब दूसरे को आप काटो। लोग कारण के लिए करना है तो ये एक आप हो तो आपकी स्थिति दूसरे को काट काट के आप अपने आप को बड़ा दिखाओ, और दूसरा है करके आप अपनी स्थिति बनाओ। दूसरे को छुओ मत, आप अपने को देखो और अपने को अपने काम के जरिए, अपने व्यवहार के चलते, अपने विचारों के चलते लोगों में आपको जगह मिलती है, तो दूसरे को काटने की जरूरत नहीं है, आपको जगह जरूर मिलेगी। बिल्कुल। माननीय मंत्री जी, परिस्थिति जो है आज की राजनीतिक परिस्थिति, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद आ रहा है और उस पर अगर आपसे बात ना करें, ये जिस तरीके से इजराइल की एक कंपनी ने लोगों की जासूसी कराई और आपका बयान भी हमने देखा, आपने बयान भी दिया उस पर, ये जो जासूसी कराई, क्या आप जैसे आदर्शवान राजनेताओं के सामने आपने जो परिस्थिति देखी, क्या ये जरूरी हो गया है कुचक्र राजनीति में लोगों की वो जासूसी कराना? क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान, पूरे देश में ऐसा हुआ है। और ये जो ये कहते थे चाल, चरित्र और चेहरे वाली बात करते थे, उनका क्या चरित्र उजागर नहीं हुआ इस घटना से? निश्चित रूप से हुआ है। और इसमें अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि किसी भी कीमत पे हमको सफल होना है, एट एनी कॉस्ट हमको तो सफल होना है, सफलता ही सब कुछ है। तो मैं उस विचार का जीवन में कभी नहीं रहा। मैराडोना थे अर्जेंटीना के और विश्व के बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर थे, वो गोल्डन हैंड ऑफ गॉड या गोल्डन वो गोल की जो बात हुई फाइनल में, तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता कि आप बड़े से बड़े अगर फुटबॉलर हैं लेकिन अंततः टीम को जिताने के लिए हैंड से आपने गोल किया तो वो उपलब्धि नहीं है। तो इस प्रकार की सफलता को मैंने कभी तरजीह जीवन में नहीं दी। अगर करना है, सफल होना है तो गुणों के आधार पे, और नहीं सफल होना है तो स्वीकार करने की क्षमता भी रखना कि आप हार रहे हो, सामने वाला ज्यादा अच्छा खेल रहा है तो ठीक है, हार आप स्वीकार करो। जीतना है तो अंपायर से सेटिंग करके उसको आउट दिला के जीतना है, मुझे वो खेल नहीं खेलना, मैं उस खेल का भागीदार नहीं होना चाहता। अच्छे खेल के जीतेंगे तो खुशी होगी, अच्छे खेल के हारेंगे तो भी संतोष होगा कि चलिए हमने प्रयास किया, दूसरे ने हमसे बेहतर खेला, बधाई हो आपको। और प्रयास करेंगे कि अगली बार अपनी जो कमी है, तकनीक में कमी है या खेल के प्लानिंग में कहीं कमी है, तो उसको दूर करके हम जीतें। लेकिन ये शॉर्टकट और जिसको बिलो द बेल्ट वाली राजनीति कहते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के महाराजा श्री टी.एस. सिंहदेव साहब, जो राजनीति में एक आदर्श उच्च मापदंड को स्थापित करके राजनीति कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। आप देश के राजनेताओं में जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपकी संपत्ति 500 करोड़ से ज़्यादा है, और राजनीति में संपत्ति कमाने के लिए नहीं आए, सेवा का भाव लेके आए हैं, जिसका अभाव है राजनीति में। ऐसा लगता है कि लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है सेवा के, और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं, आप कितना कर पाए? इसमें जितना भी किसी के पास हो, दिल मांगे मोर रहता है। अगर मेरे पास 100 करोड़ हैं तो मेरे को 200 की चेष्टा होगी, मेरे पास 400 करोड़ हैं तो मैं चाहूंगा कि 1000 करोड़ आ जाएं। पर ये चेष्टा आपको गलत तरीके से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। यही नैतिकता है, यही आदर्शवाद को जो कहा जाता है कि बढ़िए, आप जिस स्थिति में भी हो, जितना भी आपके पास है, ये कोई नहीं कह सकता है कि पर्याप्त है। मेरे पास है तो मेरे को लगेगा कि अगर गाड़ी है तो मेरे पास हवाई जहाज हो, हवाई जहाज हो तो बोइंग हो मेरे पास। पर उसको हासिल करने के लिए जो तरीके आप अपनाते हो वो ऐसे होने चाहिए जो स्वयं आपको भी, सुबह जब आप अपना आईना देखो, शक्ल अपने आप को देखो, तो आप आंख से आंख मिला सको अपनी छाया से, और
लोगों के सामने भी इस विश्वास से आप आंख मिला के खड़े हो सको कि कमियां इसमें भी हैं, कमियां इसमें भी होंगी, लेकिन ये प्रयास करता है, कोशिश करता है कम से कम गलत काम करे, कम से कम गलतियों में शामिल हो और लोगों के लिए करके भी देने की कोशिश करता रहे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ज़्यादा जरूरी है। आपके कृतित्व, व्यक्तित्व और जो कर्तव्य परायणता है उसी का शायद, क्योंकि आप जिस परिवार से हैं उसमें आपको और कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सेवा का भाव आपके पूर्वजों से आपको मिला है। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी राजनेता हैं, ऐसे भी हमारे जनसेवक जिनको कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सेवा करते हैं। और आपने छत्तीसगढ़ में ये करके दिखा दिया है, चाहे विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और अब पिछले लंबे समय से वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में आपने जो अभियान चलाया था, जो काम किया था, उसके कारण 2018 में रमन सिंह जी की 15 साल पुरानी सरकार को हटाने में सफल हुए थे। अब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दर्द था कि वहाँ मलेरिया में लोग मर जाते थे, वहाँ टीबी में लोग मर जाते थे, बहुत सारी, चूँकि संसाधन विहीन हो गया था और स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ी नब्ज है, स्वास्थ्य विभाग वहां अगर काम करने लगा है तो आपके वजह से है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शख्सियत, सफ़र ज़िंदगी का हम बात कर रहे थे माननीय बाबा साहब टी.एस. सिंहदेव साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर।